दोस्तों, आज की कहानी है पति के रोज पार्क जाने से पत्नी ने किया शक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा ज़माना आ गया है, यदि कोई प्यार से मिलता है और बार बार मिलना चाहता है तो पता नहीं क्यों हमारी छठी इंद्री हमें यह संकेत देने लगती है कि सामने वाले पर शक किया जाए। यह इंसान क्यों मिलता है और फिर इतने प्यार से मिलता है कि शक तो होगा ही। वैसे हमारे पास ऐसा है ही क्या जिस पर किसी की नज़र हो। एक मध्यवर्गीय परिवार के पास ऐसी कोई दौलत नहीं हो सकती जिसे कोई चुरा ले जाए। बस किसी तरह चादर में पैर समेटे अपना जीवन और उसकी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। एक आम मध्यवर्गीय मानस। पार्क में सुबह टहलने जाता हूँ तो एक 26-27 साल का लड़का हर दिन मिलता है। जॉगिंग करता आता है और पास आकर यूँ देखने लगता है मानो मेरा ही इंतजार था उसे। कैसे हैं आप? कल आप आए नहीं। मैं इंतजार करता रहा। क्यों? सहसा मुंह से निकल गया और साथ ही अपने शब्दों की कठोरता पर स्वयं ही क्रोध भी आ गया। मुझे नहीं, कोई खास काम भी नहीं था। हाँ, रोज आपको देखता हूँ ना, आप अच्छे लगते हैं और सच कहूँ तो आपको देखकर दिन अच्छा बीता है। वह भी अपने ही शब्दों पर जरा सा झेंप गया था। पार्क से आने के बाद पत्नी से बात की तो कहने लगी, आप बैंक में ऊंचे पद पर काम करते हैं, कोई कर्ज वर्ज उसे लेना होगा, इसलिए जान पहचान बढ़ाना चाहता होगा। हो सकता है कोई वजह होगी। ऐसे भी होता है क्या कि किसी का चेहरा देखकर दिन अच्छा बीते? अजीब लगता है मुझे उसका व्यवहार। बेकार की चापलूसी। आपको देखकर कोई खुश होता है तो इससे भला आपको क्या तकलीफ है? पत्नी बोली, आपकी सूरत देखकर उसका दिन अच्छा निकलता है तो इसका मतलब आपकी सूरत किसी की खुशी का कारण है। हद हो गई, तुम भी ऐसी ही सिरफिरी बातें करने लगी हो। कई बातें हर तर्क वितर्क से परे होती है। श्रीमान, बिना वजह आप उसे अच्छे लगते हैं। अगर बिना वजह बुरे लगने लगते तो आप क्या कर लेते? घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बिना वजह प्यार से कैसा डर? अच्छी बात है, आप भी उससे दोस्ती कर लीजिए, घर बुलाइए उसे। हमारे बच्चे जैसा ही होगा। इतना भी छोटा नहीं लगता, हमारे बच्चे से तो उम्र में बड़ा ही है। चलो छोड़ो, किस बखेड़े में पड़ गई तुम भी। मैंने पत्नी को टालने का उपक्रम किया, लेकिन पत्नी की बातों की गहराई को पूरी तरह नाकार कहाँ पाया। सच कहती है मेरी पत्नी सुभा, मनोविज्ञान की प्राथमिकता है ना। हर बात को मनोविज्ञान की कसौटी पर ही तोलना उसकी आदत है। कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर पाते हैं। सच में वह लड़का मुझे देखकर इतना खुश होता है कि उसकी आंखों में ठहरा पानी हिलने लगता है, मानो पलक पावड़े बिछाए वह बस मुझे ही देख लेना चाहता हो। ज़्यादा बात नहीं करता, बस हाल चाल पूछकर चुपचाप लौट जाता है। लेकिन उसका आना जाना भी धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं भी जैसे ही पार्क में पैर रखता हूँ मेरी नज़रें भी उसे ढूंढने लगती है। दूर से ही हाथ हिलाकर हंस देना मेरी उसकी दोनों की ही आदत सी बन गई है। शब्दों के बिना हमारे हाव भाव बात करते हैं, आंखें बात करती हैं, जिनमें अनकहा सा स्नेह और अपनत्व महसूस होने लगा है। एक अनकहा संदेश जो सिर्फ इतना सा है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह अक्सर मुझे समझाती रहती है, चिंता करना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हर काम ठीक ढंग से करना है तो ज़रा सी चिंता करना ज़रूरी है। इतनी कितनी हम सब्जी में हींग डालते हैं, आप तो इतनी चिंता करते हो जितनी चाय में दूध, पत्ती और चीनी। तुम्हारे कहने का अर्थ मैं यह निकालूं कि मैं काम कम और चिंता ज़्यादा करता हूँ। शौक है मुझे चिंता करने का। जी हाँ, चिंता तो ओढ़ लेना आपको अच्छा लगता है, जबकि सच यह है कि जिस काम की आप चिंता कर रहे होते हैं वह चिंता लायक होता ही नहीं। अब कोई प्यार से मिल रहा है तो उसकी भी चिंता जरा सोचिए। इसकी कैसी चिंता? मेरी
सैर अभी शुरू ही होती थी और उसकी समाप्त हो जाती। पार्क के बाहर खड़ी साइकिल उठाकर वह हाथ हिलाता हुआ चला जाता। जहाँ तक मुझे इंसान की पहचान है, इतना कह सकता हूँ कि वह अच्छे घर का लगता है। मेरे दोनों बेटे बेंगलुरु में पढ़ाई करते हैं। उनके बिना घर खाली खाली लगता है और अक्सर उसे देखकर उसकी याद आती है। एक सुबह पार्क में सैर करना अभी शुरू ही किया था कि पता नहीं चला कैसे पैर में मोच आ गई और मुझे संभालने के लिए बिजली की गति से चला आया था। क्या हुआ सर? जरा संभल कर आइए, यहाँ बैठ जाइए। उस बच्चे ने मुझे बिठाकर मेरा पैर सीधा किया। थोड़ी देर दबाता रहा। आज सैर रहने दीजिए, चलिए आपको आपके घर छोड़ आऊं। संयोग ऐसा बन जाएगा किसने सोचा था। पैर में मोच आ जाना उसे हमारे घर तक ले आया। सुबह हम दोनों को देखकर पहले तो घबराई, फिर सदा की तरह सहज भाव से बोली, हर पीड़ा के पीछे कोई सुखी होती है। मोच आई तो तुम भी हमारे घर पर आए। रोज तुम्हारी बातें करते हैं हम। मुझे बिठाते हुए सुबह ने बात शुरू की तो वह भी हंस पड़ा। बातों से पता चला कि वह भी जम्मू का रहने वाला है। हमारे बीच बातों का सिलसिला चला तो दूर तक, हमारे घर तक, हमारे अपने परिवार तक। हमारा परिवार जिससे आज मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आज दिल्ली में रह रहा हूँ। जम्मू में आपका घर किस मोहल्ले में है सर? मैं बात को टालना चाहता था। मेरी एक दुखती रंग है मेरा घर, मेरा जम्मू वाला घर, जिस पर अनायास उसका हाथ जो पड़ गया था। बड़े भाई को लगता था मैं उनका हिस्सा खा जाऊंगा और मुझे लगता था घर में मेरी बात बात पर बेइज्जती होती है जब भी मैं घर जाता था। मेरी माँ को भी ऐसा ही लगता था कि शायद मैं अपना हिस्सा ही मांगने चला आया हूँ। हम जब भी घर जाते तो माँ सुबह पर यूं बरस पड़ती थी मानो सारा दोष उसका ही हो। मेहमान की तरह साल में हमारा 4 दिन जम्मू जाना भी उन्हें भारी लगता। भाई साहब से मिले सालों बीत चुके हैं। उनका बड़ा लड़का सुना है मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है और लड़की की शादी हो गई। किसी ने बुलाया नहीं, हम गए नहीं। जम्मू में है, कौन किसका नाम लूं अब? सर, जम्मू में आपका घर कहाँ है? आपके भाई बहन तो होंगे ना? क्या आप उनके पास भी नहीं जाते? नहीं जाते बेटा, ऐसा है ना, कभी कभी कुछ सह लेने की ताकत ही नहीं रहती। जब लगा घर जाकर ना घर वालों को सुख दे पाऊंगा ना अपने आप को, तब जाना ही छोड़ दिया। मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। अब तो मुझे किसी की सूरत भी याद नहीं आई। भाई साहब के बच्चे सड़क पर ही मिल जाए तो मैं पहचान भी नहीं सकता। उनके नाम तक नहीं मालूम। जम्मू का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता। तकलीफ सी होती है। तुम जम्मू से हो शायद इसलिए अपने से लगते हो। मिट्टी का रिश्ता है इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लगा। और मुझे तुम। आपके बच्चे कहाँ हैं? वह बोला, 2 जुड़वा बेटे हैं, दोनों बेंगलुरु में MBA कर रहे हैं। इस साल वे पढ़ाई पूरी कर लेंगे। देखते हैं नौकरी कहाँ मिलती है। तुम कहाँ रहते हो बेटा? क्या काम करते हो? मैं भी MBA हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आया हूँ। रजौरी गार्डन में हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस है। 3 महीने का प्रोजेक्ट है मेरा। बड़े भाई का बेटा भी वहीं है। अब क्या नाम है यह तो पता नहीं, पर बचपन में उसे बीनू कहा करते थे। आप उसकी कंपनी का पता और नाम बता दे। इतना सब पता किसे है? अपना ही बच्चा है पर मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। अफसोस होता है मुझे कि हम अपने बच्चे को क्या विरासत देकर जाएंगे। मेरे दोनों बेटे अपने उस भाई को नहीं पहचानते। बहन की सूरत कैसी है नहीं पता। आज हम अपने पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे तो कल वह भी मेरे काम नहीं आएगा। इस हाथ दे उस हाथ ले की तर्ज पर बड़ा अच्छा निबाह कर लेते हैं, क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा होती है उससे निभाने की। दोस्त के साथ भी हमारा साथ लंबा चलता है। एक भाई के साथ ही झगड़ा, भाई प्यार भी करे तो दुश्मन लगे। भाई की हमदर्दी भी शक के घेरे में, भाई का ईमान भी धोखा।
सिर्फ इसलिए कि वह जमीन जायदाद में हिस्सेदार होता है। आप फिर से वहीं सब लेकर बैठ गए। सुबह बोली, भाई की बेटी की शादी में न जाने का फैसला तो आपका ही था ना। भाई ने बुलाया नहीं, मैंने फ़ोन पर बात करनी चाही तो भी जली कटी सुना दी। क्या करने जाता वहाँ। चलो अब छोड़ो इस किस्से को। यही तो समस्या है आप लोगों की कि किसी भी समस्या को सुलझा लेना तो आप चाहते ही नहीं हैं। हाथ पकड़कर भाई ने पूछते तो सही कि क्यों नाराज़ हैं, क्या बिगड़ा है आपने उनका। अपना अपना खाना पीना, दूर दूर रहना, न कुछ लेना न कुछ देना, फिर भी नाराज़गी। इतना कहकर वह लड़का बारी बारी से हम दोनों का चेहरा पढ़ रहा था। एक और सत्य पर से पर्दा उठाया बीनू ने। खुशी के मारे हम दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। बीनू की आंखें भी भीगी थी। रोते रोते हंस पड़ा मैं। भाई साहब द्वारा की गई सारी बेरुखी शून्य में कहीं खो सी गई। बीनू को कसकर गले से लगा लिया मैंने। रिश्तों को बचाने के लिए और कितनी मेहनत करेगा यह बच्चा। ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कृपया आप हमारी कहानी को पढ़ें एवं सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहानी में जो गलती हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।